मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बायोग्राफी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके जन्म की। इनका जन्म जो है वो 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। इसके बाद अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है वो 29 जनवरी 1963 को, और उस समय इनकी उम्र थी 88 साल। ठीक है। अच्छा, जब इनकी बोस्टन में मृत्यु हुई थी तो ये सो रहे थे, सोते टाइम पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये बोस्टन का है, मिसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला हम इनके पेरेंट्स की बात करते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था? विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर। और इनकी माता का नाम इसाबेल मोडी था, जो कि राइटिंग यानी कि कविताओं को लिखने की शौकीन थी इनकी माता। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो अगर शुरुआती शिक्षा दीक्षा की बात करोगे तो डार्टमाउथ कॉलेज से हुई, और इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ये कहाँ चले गए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मात्र 1 साल या 2 साल ही रहते हैं, 1897 से 1899 तक। ठीक है। तो ये थी इनकी कहानी। इसके बाद हम इनके स्पाउस की बात करते हैं कि इनकी किसके साथ शादी होती है। तो एलिनोर मरियम बाइट होती हैं, जिनके साथ इनकी 1895 में शादी होती है, और 1938 तक ये शादी रहती है। ठीक है। कैंसर से इनकी मृत्यु हो जाती है इनकी पत्नी की। इसके बाद हम लोग बात किसकी ऑक्यूपेशन की बात करेंगे कि ये एक अमेरिकन पोइट है, और क्या है, एक प्लेराइट है। और इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए? अगर हम ऑनर्स की बात करें तो इनको पोइट लॉरेट बर्मोंट का बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? 1961 में। पोइट लॉरेट क्या होता है? राज कवि होता है, तो इनको राजकीय कवि बनाया गया था। अच्छा, इसके अलावा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने 4 पुलित्जर प्राइज भी जीते थे पोएट्री के लिए। और वो जो 4 टाइम इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीते थे, तो इनके कौन कौन से वर्क थे? तो 1924 में जो है न्यू हैम्पशायर के लिए इनको मिला था, 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए, और 1937 में फर्दर रेंज के लिए, और 1943 में अब विटनेस ट्री के लिए। अगर इन्हीं वर्क की आपको पब्लिशिंग डेट अगर आपको पता करना हो तो ठीक 1 साल इनसे कम कर देना। ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे कि न्यू हैम्पशायर की पब्लिशिंग डेट क्या है, तो 1923। और पुलित्जर प्राइज कब मिला? 1924। तो हर एक वर्क की पब्लिशिंग डेट ठीक उससे पहले वाली वर्ष है, और उसके अगले साल इनको क्या मिला है? पुलित्जर प्राइज मिला है। ठीक है। आपको कुछ पोइम्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिनको आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन सी हैं? जैसे रोड नॉट टेकन को जरूर पढ़िएगा, मेंडिंग वॉल है। इसके बाद में स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जरूर पढ़िएगा, ब्रिचिच है, फायर एंड आइस है, डस्ट ऑफ स्नो है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे है, अक्वाइंटेड विद द नाइट है, गिफ्ट आउट राइट है। ठीक है, डायरेक्टिव है। तो ये 10 पोइम्स हमने दिए हैं जो कि इनकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। ठीक है। चलो, अब हम लोग डिटेल से इनकी बायोग्राफी को चर्चा करेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पॉइंट बाय पॉइंट और क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, जरा समझो। अगर हम बात करते हैं कि हिज फादर, इनके पिता कौन थे? विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, जो कि क्या थे? एक टीचर थे, एक शिक्षक थे। और बाद में ये सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन के संपादक बने। तो दो चीजें इनके पिता के बारे में ध्यान बनाए रखना, पहले ये टीचिंग का काम करते थे, और बाद में ये एक एडिटर बन गए, और किसमें? दी सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन में ये क्या थे? एडिटर थे इनके पिता। इसके बाद में उन्होंने शहर के टैक्स कलेक्टर, यानी कि जो कर टैक्स जो इकट्ठा करते हैं, टैक्स वसूलते हैं, इसके पद के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन ये सफल नहीं हुए इनके पिता। और इनकी जो माता हैं, इसाबेल मूडी, ठीक है, ये क्या थी? एक स्कॉटिश से आई हुई प्रवासी थी, यानी कि इमिग्रेंट थी, जो कि कहां से आई थी? स्कॉटिश से। और ये भी क्या थी? एक शिक्षिका थी। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। पिता विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, जो कि टीचर और एडिटर थे। इनकी माता इसाबेल मोडी, जो कि स्कॉटिश इमिग्रेंट और टीचर थी। अगला हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा कौन सा है कि हिज फादर, उनके पिता वांटेड, चाहते थे। यानी कि अब इनकी माता और पिता के बीच में एक बहस का मुद्दा ये होता है कि अपने बेटे का नाम क्या रखें। ठीक है, तो वहां की कहानी मैं बताऊंगा। तो इनके जो पिता अपने बेटे का नाम रखना चाहते थे वो जनरल ली के नाम पर, यानी कि उनके पिता अपने बेटे का नाम जनरल ली के नाम पर रखना चाहते थे, जबकि उनकी माता स्वयं कवित्री थी और अपने बेटे का नाम स्कॉटलैंड के एक महानतम कवि थे, रॉबर्ट वंस, उनके नाम पर रखना चाहती थी।
ठीक है, कौन? इनकी माता, किसके नाम पर? रॉबर्ट्स वंस। द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ स्कॉटलैंड है रॉबर्ट वंस। सो एज द कंप्रोमाइज द सन वाज नेम्ड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और इसलिए दोनों की इच्छाओं के बीच में समझौते के रूप में उनके बेटे का नाम क्या पड़ा था? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, जनरल ली से ली लिया गया है और रॉबर्ट वन से रॉबर्ट, और फ्रॉस्ट इनका क्या हो जाएगा? ठीक है, सरनेम हो जाएगा। तो इतना बात हमें समझ में आया। रॉबर्ट कहां से लिया गया? रॉबर्ट वन से। और ली कहां से लिया गया? जनरल ली से। ली किसकी इच्छा अनुसार? इनके पिता की इच्छा के अनुसार। और रॉबर्ट किसकी इच्छा अनुसार? इनकी माता की इच्छा के अनुसार। अगला पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रॉस्ट फादर, यानी कि 5 मई 1885 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार देश के दूसरे हिस्से में जाकर के कहा? लॉरेंस मैसाचुसेट्स में बस गया। तो ये ध्यान बनाए रखना, जब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के पिता की मृत्यु हो जाती है 5 मई 1885 को, तो इनका पूरा का पूरा परिवार कहां पर? देश के दूसरे हिस्से में, और उस जगह का नाम होता है लॉरेंस मैसाचुसेट्स, वहां पर जाकर के बस जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम बात करें, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉरेंस हाई स्कूल इन 1892। क्या होता है कि फ्रॉस्ट ने 1892 में लॉरेंस हाई स्कूल डार्टमाउथ कॉलेज, लॉरेंस हाई स्कूल से स्नातक किया उन्होंने। डार्टमाउथ कॉलेज में 2 महीने तक अध्ययन किया था। तो ध्यान बनाए रखना, ग्रेजुएशन कहां से किया था? लॉरेंस हाई स्कूल से। और डार्टमाउथ कॉलेज में कितने महीनों तक रहे? 2 महीनों तक। ठीक है, डार्टमाउथ कॉलेज में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? बोला गया है कि इन 1894 ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम माय बटरफ्लाई एंड इलेजी, जो कि पब्लिश हुई थी इन द नवंबर 8 1894 एडिशन इन द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट फॉर $15। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1894 में फ्रॉस्ट ने अपनी पहली कविता, जिसका नाम था माय बटरफ्लाई एंड इलेजी, ठीक है, इसको $15 में बेच दी। ये कविता 8 नवंबर 1894 को न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट के अंक में प्रकाशित हुई थी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरी पहली चीज इनका माय बटरफ्लाई एंड इलेजी क्या है? सबसे पहली, और ये किसमें? न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट में आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान बनाए रखना, 1994 में आई थी, प्राइस इसका $15 था, और न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट में ये पब्लिश हुई थी। अब हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की मैरिज की बात करते हैं कि इनकी शादी कब हुई थी। तो एलिनोर वाइट थी, जिनसे 19 दिसंबर 1995 को लॉरेंस मैसाचुसेट्स में, ये जगह का नाम है एलिनोर वाइट, एलिनोर वाइट से क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। तो 2-3 चीजें ध्यान बनाए रखना, 19 दिसंबर 1995 को विवाह होता है। कहां? लॉरेंस मैसाचुसेट्स में। और किसके साथ होता है? एलिनोर वाइट के साथ में। अगला पॉइंट हमारा क्या है? ही अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1897 टू 1899 बट ही लेफ्ट वॉलेंटरी ड्यू टू इलनेस। अब क्या होता है कि 1897 से लेकर के 1899 तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए जाते हैं, लेकिन बीमारी के कारण इन्होंने क्या करा? स्वेच्छा से ही उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। ठीक है, किसके कारण? बीमारी के कारण। डेथ ऑफ हिज मदर, अब इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है कैंसर से, और कब हो जाती है? 1900 में। ठीक है, अगला रिटर्न टू एजुकेशन, इसके बाद में फिर से ये एजुकेशन की ओर वापस मूव करते हैं। इस पॉइंट को देखो क्या होता है कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वापस प्रवेश किया। अब इंग्लिश टीचर के रूप में एट न्यू हैम्पशायर्स। अब होता क्या है कि न्यू हैम्पशायर्स में एक पिकर्टन एकेडमी होती है, न्यू हैम्पशायर की। कौन सी? पिकर्टन एकेडमी। इसमें अंग्रेजी शिक्षक के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया था। मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, न्यू हैम्पशायर की पिकर्टन एकेडमी होती है, जिसमें 1906 से 1911 तक इन्होंने काम किया था एक इंग्लिश टीचर के रूप में। देन एट द न्यू हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल, और इसके बाद में इन्होंने न्यू हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल में अध्यापन किया, टीचिंग किया, जो अब प्लेमाउथ स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये किस नाम से जाना जाता है? प्लेमाउथ स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से ये न्यू हैम्पशायर में जानी जाती है। पहले इसका नाम क्या था? हैम्पशायर नॉर्मल स्कूल था, जहां पर इन्होंने टीचिंग की थी 1906 से 1911 के बीच में। अगला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम 1912 की बात करें, सितंबर 1912 में ही सेल्ड विद
ये कहां चले जाते हैं? अपने परिवार के साथ समुद्री यात्रा करके ग्रेट ब्रिटेन गए थे। और सबसे पहले क्या होता है, बिकिंसफील्ड में बसे, जो लंदन के बाहर स्थित एक छोटा सा शहर था। अब जब ये 1912 में अपने परिवार के साथ कहा ग्रेट ब्रिटेन चले गए, और सबसे पहले ये कहा अपने आप को सेटल करते हैं, कहां बसते हैं? बिकॉन्सफील्ड में, जो कि एक छोटा सा टाउन है लंदन के आउटसाइड में। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हिज फर्स्ट फर्स्ट टू पोएट्री वॉल्यूम की बात करेंगे, फर्स्ट टू पोएट्री कलेक्शन कह सकते हो। तो इनका पहला बॉयजविल था और दूसरा नॉर्थ ऑफ बोस्टन था, मैं अभी बता देता हूं। तो ही हिज फर्स्ट टू पोएट्री वॉल्यूम्स वर पब्लिश्ड इन लंदन, लंदन में ही पब्लिश हुए थे इनके दो कविता संग्रह। सबसे पहले का नाम था बॉयजविल, जो कि 1913 में आया है। बॉयजविल कब आया? 1913 में। और दूसरे का नाम था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जो कि 1914 में आया है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एज वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिन। अब क्या होता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, तब फ्रॉस्ट 1915 में अमेरिका लौट आए। यानी कि 1915 में दोबारा से अमेरिका वापस आ गए, वॉच अ फार्म, और इसके बाद में एक फार्म हाउस खरीदते हैं। और कहां पर? फ्रैंकोनिया, फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर में। यार फिर से मैं अंडरलाइन कर देता हूं, कहां? फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर में ये एक फार्म हाउस खरीदते हैं, फार्म खरीदा, और यहीं से उन्होंने लेखन, अध्यापन और व्याख्यान देने के कैरियर को अपने आगे बढ़ाया था। ठीक है, लॉन्च कर दिया अपना कैरियर ऑफ राइटिंग, लिखने का, पढ़ने का और लेक्चरिंग देने का। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के लिए कब वापस आए? 1915 में, और 1915 में ही इन्होंने फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर में एक फार्म खरीदा था, यानी कि फार्म हाउस खरीदा था। अब क्या होता है कि एमहर्स्ट कॉलेज होता है जहां पर ये पढ़ाई करते हैं, मैसाचुसेट्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर, ड्यूरिंग द ईयर अब 1916 टू 20। अब तीन चार चीजें हैं कि 1916 से 1920, 1923 से 1924 और 1927 से 1938 के दौरान क्या होता है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने एमरेस्ट कॉलेज, एमहर्स्ट कॉलेज मैसाचुसेट्स में अंग्रेजी पढ़ाई थी। ठीक है, तो इंग्लिश कहां पढ़ाई थी? एमरेस्ट कॉलेज में, और लगभग 16 से लेकर के 38 तक एक पॉइंट में। तो ये एमरेस्ट कॉलेज में क्या थे? एक इंग्लिश टीचर थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, देखो यहां पे बोला गया है कि फॉर 42 इयर्स फ्रॉम 1921 टू 1963 ही स्पेंड almost every summer and fall teaching at the Bradloop School in English of Middlebury College at its mountain campus of Ripton, Vermont। दो चीजें, एक ब्रैड लोफ स्कूल ऑफ इंग्लिश याद बनाए रखोगे, मिडलबरी कॉलेज याद बनाए रखोगे, रिप्टन ध्यान बनाए रखोगे, और बर्मोंट ध्यान बनाए रखोगे। ठीक है, कहो तो मैं इन सबको अंडरलाइन कर देता हूं। ब्रैड लोफ स्कूल को अंडरलाइन कर लो, ब्रैड लोफ स्कूल ये रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद में मिडिलबरी कॉलेज ये रहा आपका। इसके बाद में रिप्टन, ध्यान बनाए रखना, रिप्टन बर्मोंट। ठीक है, अब 42 वर्षों तक, यहां से पूरे पैराग्राफ को समझना, 42 वर्षों तक मतलब 1921 से लेकर के 1963 तक उन्होंने लगभग हर गर्मी और पतझड़ के मौसम में मिडिलबरी कॉलेज के एक ब्रैड लूप स्कूल ऑफ इंग्लिश होता है, ब्रैड लोप स्कूल ऑफ इंग्लिश, इसमें टीचिंग किया था, अध्यापन किया था। इसका पर्वतीय परिसर होता है, जैसे ब्रांचेस बना दी जाती हैं, तो रिप्टिन बर्मोंट में स्थित था, वहीं पर ये पढ़ाते थे। ठीक है, अगला 1921 की बात करते हैं अब हम लोग। 1921 में क्या होता है, ही एक्सेप्टेड अ फेलोशिप टीचिंग पोस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। अब 1921 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड आर्बर में फेलोशिप वाले अध्यापन पद को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब आगे मिशिगन एंड आर्बर, और वेयर ही रिजाइडेड until 1927 when he returned to teach at Amherst। वे 1927 तक वहां रहे, कहा? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एंड आर्बर में, और फिर एमरेस्ट कॉलेज में टीचिंग करने के लिए लौट आए। तो 1921 से 27 तक कहां रहे थे? मिशिगन में, फिर दोबारा 1927 में एमरेस्ट कॉलेज में ये वापस लौट आए। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट की, व्हाइल टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अध्यापन के दौरान इन्होंने विश्वविद्यालय में फेलो इन लेटर के रूप में आजीवन नियुक्ति प्रदान की गई। फेलो इन लेटर क्या होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में लेटर्स जो विद्वान नहीं होते हैं उनके लिए बोलते हैं। अगला, डेथ ऑफ हिज वाइफ, अब यहां पर 1937 में क्या होता है, इनकी जो पत्नी होती है, सॉरी 1938 में, 37 में बीमार होती हैं और 1938 में क्या होता है, इनकी जो पत्नी होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पत्नी का नाम होता है एलिनोर वाइट, ठीक है। ये अवसाद की समस्या के कारण इनको क्या आते थे, दौरे आते थे। हिज वाइफ एक्सपीरियंस्ड बाउट ऑफ डिप्रेशन, बाउट का मतलब होता है दौड़ा आना, दौड़े पर जाना, ठीक है, डिप्रेशन के कारण। सी डेवलप्ड ब्रेस्ट कैंसर, अब इनको क्या हुआ, 1937 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया और 1938 में हृदय गति रुकने के कारण इनका क्या हो जाता है, जो हार्ट फेलियर हो जाता है और जिसकी वजह से 1938 में मृत्यु हो जाती है। तो पत्नी का नाम एलेनोर वाइट है, ब्रेस्ट कैंसर 1937 में और डेथ इनकी 1938 में इनकी पत्नी की हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 1940 की बात करें तो 1940 में ही वॉच अ 5 एकड़ प्लॉट इन साउथ मियामी, साउथ मियामी जो कि फ्लोरिडा में है, ध्यान रखना, ठीक है। नेमिंग इट, और इसका नाम रखा था पेंसिल पाइन्स, क्या नाम रखा था, पेंसिल पाइन्स। ही स्पेंड हिज विंटर्स देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। पूरे पैराग्राफ को जरा समझो अच्छे से, क्या बोला गया है कि 1940 में क्या होता है, ये इन्होंने साउथ मियामी फ्लोरिडा में 5 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। उसका नाम भी रखते हैं पेंसिल पाइन्स, क्या नाम रखते हैं, पेंसिल पाइन्स। और उन्होंने अपने जीवन के जो शेष समय में सर्दियां जो है वहीं पर बिताते हैं। तो 5 एकड़ की जमीन कब खरीदते हैं, 1940 में, और उस जमीन का नाम रखते हैं पेंसिल पाइन्स, ठीक है, खैर कोई नहीं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ही रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया ओवर 40 ऑनरेरी डिग्रीज, बताओ लगभग 40 से अधिक ऑनरेरी डिग्री प्राप्त हुई हैं, 40 से अधिक मानद उपाधियां इनको मिली हैं, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनकी भी उपाधियां इसमें शामिल हैं। वे डार्टमाउथ कॉलेज से 2 मानद उपाधियां प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लो, ओनली पर्सन थे रिसीव करने वाले 2 ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम डार्टमाउथ कॉलेज, ठीक है। बाकी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इनसे भी इनको जो है ऑनरेरी डिग्री मिली है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इन 1960, अब क्या होता है कि 1960 में उनको यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल गोल्ड मेडल होता है वो कब मिलता है, 1960 में मिलता है। फिर क्या होता है कि यह सम्मान उनकी कविता के लिए दिया जाता है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति और विश्व के दर्शन को बहुत ज्यादा इन्होंने क्या करा था, समृद्ध किया था, एनरिच किया था कल्चर को, और कहां की कल्चर को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या मिलता है, ये पुरस्कार मिलता है, कौन सा, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल गोल्ड मेडल 1960 में, ठीक है। पोइट लॉरेट ऑफ बर्मेंट कब बनाए जाते हैं, इसके बाद बर्मोंट का इनको क्या बना दिया जाता है, पोइट लॉरेट बना दिया जाता है 22 जुलाई 1961 को, ठीक है। तो बर्मोंट जो होता है पोइट लॉरेट राजकीय कवि बोला जाता है, तो वो नियुक्त किया गया इनको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन 20 जनवरी 1961, लगभग 86 वर्ष की आयु में क्या होता है कि इनको एक अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम होता है जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। एक्चुअली जो जॉन एफ कैनेडी थे वो नए नए राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद में ये अपने राष्ट्रपति पद की क्या ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। तो उसी शपथ ग्रहण जो समारोह था उसमें इनके लिए आमंत्रित किया गया, और वहां इन्होंने इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी द गिफ्ट आउटराइट, उसको पढ़ा था, ठीक है। तो जॉन एफ कैनेडी ने इनको बुलाया था, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और किस पे, इनॉग्रेशन पर। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है दोस्त, ही डाइड इन बोस्टन। अब ये इनकी मृत्यु हो जाती है कहां,
अब जरा इस पॉइंट को प्यार से समझो क्या कहा गया है। इसमें बोला गया ही डाइड इन बोस्टन, बोस्टन में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 2 ईयर लेटर, यानी कि 2 वर्ष बाद 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु प्रोस्टेट सर्जरी से उत्पन्न जटिलताओं के कारण होती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और किससे, प्रोस्टेट सर्जरी से। ही वाज बरीड, और इनको दफन कर दिया जाता है वहां की एक सिमेट्री होती है बेनिंगटन, और बेनिंगटन जो सिमेट्री होती है बर्मोंट में होती है, ठीक है। तो बेनिंगटन बर्मोंट में ही ओल्ड बेनिंगटन सिमेट्री में इनको दफना दफना दिया जाता है। उनके समाधि लेख एपिटैफ पर उनकी एक कविता है द लेसन फॉर टुडे, 1942 की अंतिम पंक्तियां जो है वो कुछ लिखी गई हैं उनके एपिटैफ पर, और वो देख लीजिएगा उनका जो एपिटैफ है वो ये पंक्तियां द लेसन फॉर टुडे जो कि 1942 में आई थी उसकी कुछ पंक्तियां ये लिखी हुई हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, मेरा इस संसार के साथ प्रेमपूर्ण झगड़ा था, ठीक है। अगर हम नोट पॉइंट की बात करें तो जरा समझो इसमें क्या बोला गया है कि ही वाज इलेक्टेड टू द मेंबरशिप ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन 1916 एंड टू द मेंबरशिप इन अमेरिकन एकेडमी इन 1930, यानी कि 1916 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सदस्य चुना गया और 1930 में भी अमेरिकन एकेडमी के सदस्य भी बने थे। तो दो चीजें हैं, 1916 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सदस्य बने और 1930 में अमेरिकन एकेडमी के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ मेजर वर्क के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, और मेजर वर्क में भी हम लोग चर्चा करेंगे किसके, इनके पोएट्री कलेक्शन की। तो सबसे पहला पोएट्री कलेक्शन 1913 में अ वॉइस विल करके आया था, ठीक है। और ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का सबसे पहला पोएट्री कलेक्शन था, ठीक है। और इसका प्रकाशन कहाँ, लंदन में होता है। इसके बाद 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन आता है, और फिर माउंटेन इंटरवल आता है, और 1923 में न्यू हैम्पशायर आता है, ठीक है। अगर बात करें माउंटेन इंटरवल के बाद, माउंटेन इंटरवल में अगर हम बात कर लें तो दी रोड नॉट टेकन को आप ध्यान बनाए रखना, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पोइम है। और न्यू हैम्पशायर की अगर हम बात करें तो स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, फायर एंड आइस, और नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये पोइम आपको ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि न्यू हैम्पशायर के लिए ही इनको 1923 में क्या मिला था, पुलित्जर प्राइज दिया गया, सॉरी 1924 में, 23 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, सिलेक्टेड पोइम्स। कब आई है, 1923 में। बेस्ट रनिंग ब्रूक है, ये कब आई, 1928 में पोएट्री कलेक्शन आया। इसके बाद 29 में कौन सा आया, द लवली सैल्वी चूजर्स। इसके बाद 1930 में कलेक्टेड पोइम्स आया है। 1933 में द लोन स्ट्राइकर आया है। 1936 में दोस्तों फ्रॉम द स्नो टू स्नो आया है। और 1936 में इनका फिर से एक इंपॉर्टेंट है अ फर्दर रेंज, ठीक है, इसको भी ध्यान बनाए रखना। फिर 1939 में कलेक्टेड पोइम्स है। 1942 में विटनेस ट्री, ठीक है, इसके लिए भी इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, तो ये भी ध्यान में बनाए रखना है। 43 में कम इन एंड द अदर पोइम्स आया है। इसके बाद 1949 में कंप्लीट पोइम्स है। 1951 में हार्ड नॉट टू बी किंग है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1962 में इन दी क्लियरिंग है। अगर हम प्लेज की बात कर लेते हैं कौन कौन से नाटक हैं, तो 1929 में अ बे आउट अ वन एक्ट प्ले है। इसके बाद में 1929 में जो है दी काउज इन द कॉर्न अ वन एक्ट आयरिश प्ले इन राइम है। 1945 में क्या है, अ मास्क ऑफ रीजन शॉर्ट बर्स प्ले है ये, ठीक है। इसके बाद अ मास्क ऑफ मर्सी, ये भी शॉर्ट बर्स प्ले है। इसके बाद हम कुछ नोट पॉइंट की बात करेंगे। द मास्क ऑफ मर्सी इज अ सॉर्ट ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जोना द प्रॉफिट। इट्स सेटिंग इज अ स्मॉल स्टोरी न्यूयॉर्क, ध्यान बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम किसकी बात करते हैं, 1913 में अ बॉयज बिल आया था। देखो इस पोएट्री कलेक्शन के अंदर इनकी कौन कौन सी पोएम्स थी, ये ध्यान रखना। इनटू माई ओन, माई नवंबर गेस्ट, स्टार्स, ये सब इसी कलेक्शन के अंदर आई हैं। टू दी थॉइंग बिल्ड, इसके बाद आ प्रेयर इन स्प्रिंग, ठीक है, फ्लावर गैदरिंग, फिर रोज पैग्नोइस पोगोनेस। तो रोज पोगोनियाज के बाद में कौन सा आएगा हमारा, आ ड्रीम पैंग, क्या है, आ ड्रीम पैंग इन द नेग्लेक्ट, ये हो गया। इसके बाद में वेंटेज पॉइंट हो गया, मोइंग हो गया, फिर गोइंग फॉर वाटर रेवलेशन हो गया, टफ्ट ऑफ फ्लावर हो गया,
ठीक है। टफ्ट ऑफ फ्लावर के बाद में हम किसकी, डेमियार्ज लाफ की बात करेंगे। फिर न्यू, नाउ क्लोज द विंडोज इन द हार्डवुड ग्रोव्स हो गया, अक्टूबर हो गया, रिलक्टेंस हो गया। ठीक है। इसके बाद में द ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस, पान विद अस, लाइन स्ट्रॉन्ग सॉन्ग, माय बटरफ्लाई। इसके बाद में कौन सा है हमारा, घोस्ट हाउस लव एंड क्वेश्चंस। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम किसकी करेंगे, नॉर्थ ऑफ बोस्टन की बात करेंगे जो कि 1914 में आया है। इट्स इट इज फर्स्ट बुक ऑफ पीपल। अब इसमें क्या करना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट तो बस इतना है, इसे फर्स्ट का बुक ऑफ पीपल कहा जाता है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन को। ठीक है। मेंडिंग बॉल इसकी इंपॉर्टेंट पोइम है। ठीक है। द डेथ ऑफ द हायर मैन है। इसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो होम ब्यूरियल है, आफ्टर एप्पल पिकिंग है। फिर दी वुड पाइल है। इसके बाद में गुड आवर्स है, दी कोड है। फिर दी फियर है। इसके बाद हम बात करते हैं अ सर्वेंट टू सर्वेंट्स है। नेक्स्ट हमारी दी सेल्फ सीकर है, दी माउंटेन है, दी हाउस कीपर है, दी जनरेशन ऑफ मैन है, दी ब्लैक कॉटेज है, 100 कॉलर्स है। ठीक है। ब्लूबेरीज है। ये सब किसकी थी, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो था उसके इंपॉर्टेंट पोइम्स का कलेक्शन था। इसके बाद 1923 में माउ अच्छा, अभी माउंटेन इंटरवल ही अभी चल रहा है यार, कितनी है माउंटेन इंटर, अच्छा, ब्लूबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज। ठीक है। ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन चल रहा था, अब आएगा माउंटेन इंटरवल 1916 में। इसमें भी सबसे पहली पोइम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी रोड नॉट टेकिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दी ओल्ड मैन विंटर नाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोज नेस्ट। ठीक है। पैच ऑफ द ओल्ड स्नो, टेलीफोन, मीटिंग एंड पासिंग, ये सभी पोएम्स हैं। ठीक है। मीटिंग एंड पासिंग के बाद में हाइला बुक है। इसके बाद द ओबन बर्ड है। अच्छा, द ओबन बर्ड के बाद में ब्रांड एंड फ्री करके, बॉन्ड एंड फ्री, ब्रिचेज इंपॉर्टेंट है। पुटिंग इन द सीड है, टाइम टू टॉक है। ठीक है। द क्रू इन एप्पल टाइम है। इसके बाद रेंज फाइंडिंग है, द हिल वाइफ है, आउट आउट है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, द गम गेदरर है, द लाइन गैंग है, बैनिसिंग रेड है। अब 1923 में न्यू हैम्पशायर आती है, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पोएट्री कलेक्शन, कौन कौन सी पॉइंट्स होती हैं देख लीजिएगा। ग्रैंड स्टोन है, आई विल सिंग यू वन। ठीक है, आई विल सिंग यू वन, फ्रैगमेंट्री ब्लू, फायर एंड आइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन आर डिस्गस्ट ग्रेव, या डस्ट ऑफ स्नो, टू ईटी, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दी रन अवे, द एम ऑफ सॉन्ग, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद फॉर वंस देन समथिंग, ब्लू बटरफ्लाई डे, ऑन सनसेट। ठीक है। टू अर्थवर्ड। इसके बाद गुड बाय, टू कीप कोल्ड। इसके बाद में टू लुक एट टू, अ ब्रुक इन द सिटी। नेक्स्ट द किचन चिमनी, द बाउंडलेस मोमेंट, इवनिंग इन अ सुगर ऑर्चर्ड, गैदरिंग लीव्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे द वैली सिंगिंग डे। ठीक है, मिस गिविंग, अ हिल साइड थॉ, फ्लो मैन। इसके बाद में ऑन अ ट्री फॉलिंग अक्रॉस द रोड, आवर सिंगिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, लॉकलेस डोर। नेक्स्ट द नीड ऑफ बीइंग बस्ड इन कंट्री थिंग्स, बेस्ट रनिंग ब्रूक की बात करें 1928 में, स्प्रिंग पूल्स, द फ्रीडम ऑफ द मून, द रोज फैमिली। ठीक है। फायर फ्लाइज इन द गार्डन, एटमॉस्फियर। फिर अगला हम बात करते हैं डिवोशन, ऑनगोइंग, अननोटिस्ड, एक्सेप्टेंस। ककून की बात कर लेते हैं, अ पासिंग ग्लम्स, अ पैक ऑफ गोल्ड, बंस बाई द पैसिफिक, लॉस्ट।
a minor word, breathed. Tree at my window, peaceful shepherd, a winter Eden the test, the flood, acquainted with the night, sand dunes, कैनिस। ये बहुत हैं, आप इनको एक एक करके पढ़ लीजिएगा, हम कहाँ तक पढ़ते रहे। ठीक है, धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं।